दोस्तों, जब हमारे बुरे दिन चलते हैं तो हमें एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती हैं। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि जिनके बुरे दिन चल रहे हैं, माँ बीमार पड़ी है, लड़की जाती है दवाई की दुकान पे और वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं और उससे पैसे छीनते हैं, दवाई की बोतल गिर जाती है, जब आती है तो माँ कुछ और प्रॉब्लम में पड़ी होती है। ये हमारी लाइफ में भी ऐसी कहानियाँ चल रही होती हैं। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मालूम पड़ा नई प्रॉब्लम आती है, हर तरह की प्रॉब्लम आती है और हम उन प्रॉब्लम से बच नहीं पाते हैं। तो हमें ये कहा जाता है कि भैया तुम्हारा नसीब ही खराब है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेरी कहानी क्या थी, मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला हूँ। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं जीआरजी शूटिंग में काम करता था ग्वालियर में और मुझे नौकरी मिली थी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में। मेरा काम था डिज़ाइनिंग का और थोड़ा सा बेसिक क्लरिकल जॉब था। तो लंच के टाइम में हम लोग बाहर जाते थे कंपनी के और वहाँ एक ठेला लगा हुआ था, चाय का ठेला था। वहाँ पे कई तरह के लोग आते थे, कोई मदारी आता था, कोई ताकत की दवाई बेचता था, कोई ज्योतिषी आ जाता था। तो इस तरह के जो लोग आते थे वो क्या करते थे कि वहाँ बैठे लोगों का हाथ देख रहे हैं, कोई मनोरंजन कर रहे हैं, तो सब अपने हाथ दिखा देते। मैं भी हाथ दिखा दिखा के परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जिन हालात में गुजर रहा था उसमें मेरे पास में कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं था कि मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। मेरी 4 बहनें थीं, मेरी माँ, मेरी दादी की सारी जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी कुल। उसी में मुझे लश्कर से ग्वालियर आना पड़ता था, नौकरी करना पड़ता था और फिर चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे। सही बात तो ये भी थी। तो मैंने जोशी को बोला, भाई मेरा भी हाथ देख दो। जब उसने मेरा हाथ देखा है तो उसने कहा, भाई साहब आपका तो हाथ कमाल का ख़राब है। भाई ये क्या बात बोल रहे हो आप? कहता नहीं, बिल्कुल ख़राब है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आपकी लाइफ ही बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। मैंने अच्छा ऐसा है, कितना पैसा खर्चा आएगा? उसने कहा मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बड़ा छोटा पैसा खर्चा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही खर्चा होगा। अब मुझे उस दिन समझ नहीं आई उसकी बात, लेकिन मैं बहुत मायूस हो गया कि भाई ये तो बड़ी ख़राब बात बोल रहा है कि मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हूँ बिल्कुल इस तरह से। तो मैं वापस अपने ऑफिस में आता हूँ, वहाँ टेबल पे एक मैसेज रखा था कि मैनेजर ने बुलाया मुझे। जब मैनेजर के कैबिन में गया तो उसने कहा कि देखो हमारी फैब्रिक शो की टीम आसनसोल गई है, तो मैं मथुरा जाना है, ब्रिजवासी प्रेस है, वहाँ से पोस्टर लेकर के आसनसोल पहुँचना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने घर से कपड़े लेकर के गया और पोस्टर उठाया मथुरा से और आसनसोल पहुँच गया। मैसेज ये था कि मुझे पोस्टर दे के वापस आना है। लेकिन जब मैनेजर ने मुझे देखा और ये देखा कि वो चलते हुए फैब्रिक शो में मैं खड़ा था, तो लोग मुझे देख रहे थे। तो मैनेजर ने कहा कि भैया आपको यहीं रुकना है, मैं ज़रा कंपनी में बात करता हूँ। उसने कंपनी में मैसेज भेजा कि अनिल को यहीं रुकना है और आगे हमें लेके जाना है। तो कंपनी ने कहा ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो मैं गया हूँ आगे गुवाहाटी, वहाँ का अगला शो था हमारा शिलोंग में। तो गुवाहाटी में मेरे लिए सूट सिलाए गए, सफारी सिलाए गए और लेकर के मुझे फिर शिलोंग गए हम लोग। वहाँ पे जो फैब्रिक शो था उसमें मुझसे कहा गया कि भाई आपको 10 बजे से लेके 8 बजे तक उस शो में बस घूमते रहना है, कुछ नहीं करना। अब मैं इतना इडियट तो नहीं था भाई, मैं भी ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से आया था। ऑलरेडी मैं पहले कैलिडोम में काम कर चुका था, एक फैशन शो के कंपनी थी, उसमें काम किया हुआ था मैंने। तो मैं जानता था कि ये मुझसे मॉडलिंग करा रहे हैं जिसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया एक तरह से। शो बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद 300 क्या गए, वहाँ एक और चांस मिला मुझे। वहाँ का जो हमारा डिज़ाइनर था फैब्रिक शो का, उसके हाथ में हैमर लग गया। तो मुझसे मैनेजर ने कहा कि भाई तुम क्या करोगे, आप हम क्या करें, डिस्प्ले कर लोगे? मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो जब मैंने कोशिश की तो उसको अच्छा लगा, उसने कहा भाई तुम कर सकते हो आराम से काम।
तो दोस्तों मेरी दो दो लॉटरी एक साथ खुली कि एक तो मुझे डिस्प्ले करने का मौका मिल गया जो मैं दिल से चाहता था करना, और एक मुझे मॉडलिंग करने का मौका मिल गया। उसके बाद जब हम वापस ग्वालियर आए हैं तो एक मैसेज ऑलरेडी आ चुका था कि अनिल को अगले शो में लेके जाना है एज ए डिज़ाइनर, एज ए मॉडल। तो दोस्तों मैं फिर गया हूँ बोलंगीर, इंदौर, जबलपुर, नागपुर, अलग अलग जगह गया। वहाँ जाके मैंने डिस्प्ले किया, फिर मैंने मॉडलिंग की वहाँ पे, और मैं जब वापस आया हूँ तो फिर चाय के ठेले पे गए। बाई चांस वो जोशी दोबारा मिल गया। तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब मेरा हाथ देखोगे ज़रा? उसने हाथ देखा, देखो आपका तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था कि आपका जो है ना ये करना वो पड़ेगा। तो लोग जो मेरे साथ खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये तो भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, आप वहीं पे हैं। अरे कैसे हो गया ये? उसने कहा अच्छा मैं दोबारा हाथ देखता हूँ। और उसने कहा अरे आपकी तो हाथ की रेखाएं बदल गई हैं, अब तो ये हो गया। मैंने अच्छा, मतलब 1 महीने के अंदर मेरी हाथ की रेखाएं बदल गई, जो 20 साल में नहीं बदली थी, 25 साल में नहीं बदली थी, वो अचानक 1 महीने बदल गई। कोई बात नहीं, अच्छा हो गया कि मेरी बात हुई और मैं चला गया। इसके बाद में मैं अपने एक ग्रुप है मेरा विंगलेट्स का ग्वालियर में, उसके साथ दोस्तों के साथ दिल्ली आया। तो दोस्तों ने कहा अब यहीं रहते हैं, हम नौकरी छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी तो माँ है, बहनें हैं, मैं कैसे नौकरी छोड़ कर रह सकता हूँ? तो कहा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। तो मैंने अपनी कंपनी में बात की, कंपनी ने मेरे को सपोर्ट करना मान गए, जो इम्पॉसिबल चीज़ थी कि अपने ही एम्प्लॉय को, जिसको वो मॉडल बना रहे थे, जिसको डिस्प्ले करा रहे थे, और उसको कहते हैं अच्छा ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे पास में बिरला कंपनी का ठप्पा लग गया था कि मैं मॉडल था, मैं एक डिस्प्ले डिजाइनर था। तो दिल्ली में मुझे काम करने में बड़ी आसानी हुई। और इसके बाद में मैंने बहुत काम किए, इंडियन एयरलाइंस के लिए काम किया, बाटा के लिए काम किया। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई है, कहानी ये सुनाई है कि जब बुरे दिन आते हैं तो हमारे चेहरे को देख करके लोग बातें बनाते हैं कि ये तो मुसीबत में है और ये इसको कुछ भी बोल देंगे, इससे कुछ भी पैसा ऐंठ लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ज्योतिषी अच्छे होते हैं, अच्छा बताते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उनको जानकार होते हैं, हर कोई लुटेरा नहीं होता है। लेकिन कई सारे जो मदारी टाइप के लोग होते हैं, जो रोड छाप ज्योतिषी होते हैं, जो सड़कों पे इधर उधर लोगों को किसी न किसी तरह से डर दिखा करके पैसा ऐंठना चाहते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए आपके पास तो पैसे होंगे नहीं ज़्यादा कि बड़े ज्योतिषी को पैसा दे पाएँ, तो आप क्या करते हो कि आप छोटे छोटे ज्योतिषी को देख लेते हो। कई सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ताबीज़ बेच रहे होते हैं, अंगूठियाँ बेच रहे होते हैं सस्ते में, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में। और वो आपसे क्या कहते हैं कि आपका दिन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। खुद पेटी लेकर घूम रहे हैं रोड पे, खुद मदारी बन के रोड पे खड़े हुए हैं, खुद झोला उठा कर रोड पे जा रहे हैं, और दूसरों का भविष्य बता रहे हैं कि भाई तेरा तो बहुत बड़ा, तो बड़ा आदमी बन जाएगा। तो अपना भला क्यों नहीं कर रहे भाई? तो दोस्तों मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई कि क्योंकि जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है तो आपको इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे, आपसे बहुत सारी बात करेंगे। मैं आज ये सोचता हूँ कि जिस तरह से मैं ग्वालियर में एफर्ट कर रहा था, पेट्रोल पंप की दुकान पे गया हूँ, मैं क्लरिकल जॉब के लिए गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है, मैंने तमाम तरह के एंट्रेंस एग्जाम दिए, सब जगह फेल हुआ हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, इवन पेट्रोल पंप तक में नौकरी नहीं मिली मेरे को। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ करके अपना जीवन बेटर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैं एफर्ट कर रहा था, मैं डर के नहीं बैठ रहा था, मेरे पास चॉइस नहीं थी कि मैं हाथ की रेखाएं देख करके बैठा रहता कि देखो मेरा हाथ तो बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज की कहानी से आपको पता चला होगा कि मैंने हाथ की रेखाओं पर विश्वास नहीं रखा। मेरे बारे में जितना खराब बोलना था लोगों ने बोल लिया, लेकिन मैंने अपना भाग्य अपने हाथ में रखा कि मैं ही बनाऊंगा अपना भाग्य, कोई नहीं बनाता किसी का भाग्य। तो आज की कहानी इतनी ही है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।